हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज एंड टारगेट विद गौरव कुमार में सभी का हार्दिक स्वागत और दिल से करता हूं। और जैसा कि आप लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे कि आपकी एक नई वैकेंसी आ रही है जिसका नाम है चंडीगढ़ पुलिस। और इस चंडीगढ़ पुलिस के लिए बच्चे काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे कि सर एक वैकेंसी कब आएगी और इस वैकेंसी के अंदर हमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमें पता लगेगा। और सर थोड़ा बहुत सिलेबस हमारा अगर हो जाता है इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत चंडीगढ़ पुलिस से, तो आपका बहुत बहुत थोड़ा सा आपका उपकार होता। लेकिन देखो भाई, उपकार वाली बात नहीं है। टीचर का सबसे बड़ा फर्ज ही होता है कि बच्चों की हेल्प करना। और इसी वजह से आप लोगों के लिए चंडीगढ़ पुलिस के बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको उनको ज़्यादातर डर रहता है कि सर हमारे हमारे चंडीगढ़ पुलिस के अंदर एक हिस्ट्री पूछी जा सकती है, लेकिन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री लेवल पे तो नहीं, लेकिन पंजाब हिस्ट्री ज़रूर पूछी जाएगी। तो उन्हीं के लिए एक पूरी कंप्लीट वीडियो के अंदर एक ही बार में पूरी हिस्ट्री ऑफ पंजाब बताऊंगा। इस हिस्ट्री ऑफ पंजाब के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक चलेंगे, और उसके अंदर हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे विद द वेरी एक तरीके से विद द फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है बच्चों, तो कोशिश रहेगी कि मेरी कि आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर सारी सारी हिस्ट्री आपको एक शॉर्ट रिव्यू के अंदर समझा सकूं और आपको एक टच आइडिया लग सके कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब में आखिर है क्या। तो आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है बच्चों, आप लोगों को मैंने वैसे ही रिवील कर दिया कि आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा हिस्ट्री ऑफ पंजाब, जिसको आप लोग जानते हैं बच्चों, जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार सुना है। हमारे हमारे देश की कई सारे ऐसे लोग जो इसी रणभूमि से, या कह सकते हो इसी देश के राज्य से निकले हैं, और ऐसा बताते हैं कि ये एक ऐसा राज्य है जिसे कई कई कंडीशंस के रूप में जाना जाता है। ऐसा बताते हैं कि पंजाब एक हमारे देश का इकलौता ऐसा राज्य माना जाता है जिसे कह सकते हैं सर दिस इज अ गोल्डन एग्रीकल्चरल ऑफ लैंड, यानी कि एक हमारे कह सकते हो कि एक तरीके की स्वर्ण भूमि है यहाँ पर, जिसको अगर हम लोग देखें तो एक हरियाली ही हरियाली नजर आती है, जिसको कहते हैं कि यहाँ पर वीरों का एक जमीन, या कह सकते हो वीरों की भूमि के नाम से जानते हैं, स्वर्ण मंदिर की भूमि के नाम से जानते हैं, लोगों की वीरता के नाम से जानते हैं, लोगों के साहस के नाम से जानते हैं, और सबसे बड़ी बात गुरुओं की भूमि के नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द पंजाब। पंजाब जो वर्ड है जनरली ऐसा बताते थे कि पंजाब जो वर्ड है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम पंचनद से निकल के आया है। महाभारत के अंदर इसके बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि एक खास जो हमारे एक विदेशी यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता, उस बंदे ने भी इस किताब के अंदर बताया है, अपनी किताबों में बताया है। एक रहेला नाम की किताब थी, उसके अंदर भी इसकी चर्चा की गई है कि पंजाब जो है सर, पंजाब वर्ड के बारे में जो यूज किया गया पहला शब्द है वो इब्न बतूता ने अपनी किताब में बताया। ऐसा बताते थे कि सर पंजाब की हिस्ट्री जो है वो हमारे एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक चली आ रही है। इसी पंजाब के बारे में सबसे बड़ी बात आती है कि सर वो कौन सा स्टेट है जिसे गुरु की भूमि के नाम से जानते हैं, तो उसे पंजाब कहते हैं बच्चों। ठीक है जी। देवों की भूमि के नाम से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसीलिए कभी कभार आप लोग कभी रोडवेज की बस देखोगे तो उसके अंदर लिखा रहता है देवों की भूमि हिमाचल प्रदेश। वैसे ही गुरुओं की भूमि पंजाब, टैप्सू, क्या बोलते हैं इसे, टैप्सू बोलते हैं। ठीक है भाई। तो आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जिसका नाम होगा हिस्ट्री ऑफ पंजाब। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये चंडीगढ़ पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं कि इसके अंदर से जितना भी मैटर होगा वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। तो प्लीज बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, अपने फ्रेंड सर्कल्स तक पहुंचाओ, अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो बच्चे इस चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस कंटेंट के बारे में पता लगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, अपने इसी टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग उस टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसे आप लोग कई सालों से देखते भी आ रहे हो, सुनते भी आ रहे हो। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है पंजाब। ठीक है जी। गुरुओं की भूमि पंजाब, वीरता की भूमि पंजाब, और द गोल्डन एग्रीकल्चरल लैंड विच इज नोन एज पंजाब। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम अपने टॉपिक को एंशियंट हिस्ट्री टाइम से। एंशियंट हिस्ट्री टाइम से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब, पहला जो टॉपिक चलेगा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब के बारे में बच्चों।
एंशियंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब में जाने से पहले अगर हम लोग बात करें कि जो पंजाब वर्ड है सर, ये पंजाब वर्ड डिराइव्ड कहाँ से होता है, तो ऐसा बताते हैं सर, ये पंजाब जो वर्ड है ये एक्चुअल में पंजाब वर्ड कहाँ से निकल कर आया सर, पंचनद से निकल कर आया है। पंचनद यानी पहले ऐसे बताते थे कि 5 नदियों का समूह हुआ करता था, उसकी वजह से एक वर्ड निकल के आया सर, क्या, पंजाब वर्ड। और ऐसा बताते थे कि इसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। हमारे अगर हम लोग अपने एक हिंदू शास्त्र की बात करें तो हिंदू शास्त्रों में हमारी एक एक तरीके की किताब है जिसको बोला गया है महाभारत, जिसको एक तरीके से किसके द्वारा लिखा गया सर, वेद व्यास द्वारा लिखा गया। उन्होंने ही महाभारत में बताया है सर किसके बारे में, पंजाब वर्ड के बारे में डिराइव किया है। इसका एक्चुअल मीनिंग पंचनद के नाम से जो पहली बार बोला गया, ये हमारी महाभारत में बोला गया। इसी के बारे में पंजाब के बारे में एक और बात बोली गई। इसे एक वैदिक टाइम पीरियड से पहले, इंडस सिविलाइजेशन से पहले, यानी कि प्राचीन इतिहास के समय पे इसे सप्त सिंधु के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे बच्चों, सप्त सिंधु के नाम से, क्योंकि यहाँ पे 7 नदियों के समूह से ये पूरा का पूरा राज्य घिरा था। ये 7 नदियों के समूह से ये पूरा राज्य घिरा था, इसी वजह से इसे सप्त सिंधु के नाम से जानते थे। तो एक्चुअल में सर ये जो वर्ड निकल के आ रहा है पंजाब, ये एक कुछ लिए गए संस्कृत भाषा का भी शब्द था, और इस वर्ड का सबसे पहली बार एक विदेशी ने प्रयोग किया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी किताब में भी पहली बार इस पंजाब वर्ड का यूज किया था। इस पंजाब वर्ड का यूज इब्न बतूता ने अपनी किताब में पहली बार यूज किया था, और उसके बाद फिर बताया गया कि 5 नदियों के समूह के दौरान इसके बारे में पहली बार यूज किया गया महाभारत में, और इसे सप्त सिंधु के नाम से भी जाना गया। यानी कि हमारी पंजाब की हिस्ट्री में पंजाब वर्ड कई सारी चीजों से मिलकर बना। गुरुओं की भूमि तो बाद में बनेगी, लेकिन इसे कई सारे समय से पहले इसे कई सारे तरीकों के साथ जाना गया था। तो ऐसा बताते थे कि इसी जगह पे पंजाब में ही अगर हम चलें, सबसे पहले अगर हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब में चलें तो सबसे पहले यहां पर आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में यहां पर कौन कौन सी चीजों से पता लगा कि पंजाब नाम की भी जगह है। तो आप लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन में एक जगह का नाम सुना होगा, एक तो पढ़ा था आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि आधा हिस्सा पाकिस्तान और आधा हिस्सा अपने भारत का पंजाब को घेरता था। और ऐसा बताते थे, एक और आप लोगों ने स्थल सुना होगा जिसका नाम था रोपड़। तो रोपड़ के बारे में और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हमारे कुछ ऐसे वैदिक स्थल मिले, या कह सकते हो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले, ऐसे एविडेंस मिले, वहां के पाए हुए पत्थर मिले, कुछ ऐसे स्टोन्स थे, कुछ ऐसे एविडेंस थे जो हमें कहां से मिले सर, रोपड़ पंजाब से मिले। कुछ ऐसे कह सकते हो, कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिले, कुछ ऐसे कह सकते हो, कुछ ऐसे चिन्ह मिले जो हमें कहां से मिले सर, रोपड़ पंजाब से मिले। तो पंजाब थोड़ा थोड़ा जो उभर रहा था वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से उभरना शुरू हुआ। इंडस सिविलाइजेशन से इसकी पहचान होनी शुरू हुई, और यहीं से थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लगा कि एक राज्य नाम की चीज है, एक पंजाब नाम राज्य की एक जगह है, जो कि वहां पर कई सारे एक ऐसी चीजों के बारे में क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं बच्चों। यहीं से हमें पता लगा कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर हमें यह पता लगता है कि जब वहां पर खुदाई की गई, वहां की मिट्टियों को खोदा गया, वहां की सारी एविडेंस को खोदा गया, तो वहां पर कई सारे पंजाब को संबोधित करने वाले कुछ एविडेंस मिले। सबसे पहला तो नदियों का समूह मिला, वहां के आसपास रावी नदी, झेलम नदी, और ये आपकी कह सकते हो क्या, वहां की एक सबसे पुरानी नदी जिसे ब्यास सरस्वती नदी कहते थे, वो सरस्वती नदी भी आग तरीके से पूरे के पूरे पंजाब को घेर के रखती थी। कुछ ऐसे एविडेंस वहां के मिले। इंडस सिविलाइजेशन से फिर हमारा दौर थोड़ा सा आगे की ओर गया, तो हम लोग स्विच कर गए वैदिक सिविलाइजेशन पे। वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर भी हमारे इन्हीं बातों में बताया गया है कि वैदिक पीरियड के अंदर भी पंजाब जैसे शब्दों का कई बार प्रयोग किया गया। वैदिक सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़ा लेख मिलता है पंजाब के बारे में, वो ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेदों के अंदर बताया गया है कि ये जो 5 नदियों के समूह के साथ ये जो पूरा का पूरा पंजाब बना है, ये हालांकि आपके 5 नदियों के समूह से घिरा हुआ है। ये 5 नदियों के समूह के तंत्रों के बारे में महाभारत में भी मिला, और इसी को बोलते हैं सर, महाभारत की जो बातें थी वो वैदिक पीरियड से मिली। इसीलिए हम लोग कहते हैं सर, जो मैंने आपको 5 नदियों का जो समूह बताया था ना, ये महाभारत में लिखा था, और यही महाभारत को हमने कहां पर पाया था सर, वैदिक सिविलाइजेशन में। इसीलिए वैदिक पीरियड में भी ये बातें बताई गई कि एक ऐसा राज्य जो 5 नदियों से घिरा हो,
जो 5 नदियों के समूह से बना हो, जो 5 नदियों के दायरे से घिरा हो, उसी को एक तरीके से पंजाब शहर के नाम से जाना गया। एक प्यूरिसिटी को एक तरीके से प्यूरिफाई, ये कह सकते हो प्योर राज्य को, एक शुद्ध राज्य को दर्शाता था ये। तो वैदिक सिविलाइजेशन ने भी इसके बारे में कई सारी चीजों के बारे में उल्लेख किया। वैदिक सिविलाइजेशन भी बताती है कि 5 नदियों के दौरान ही इसके अंदर कई सारे नदियों का समूह पाया गया। उसी के बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चले तो कुछ ऐसे इतिहास मिले जो यहाँ पर राजा महाराजाओं के शासनकाल चलने शुरू हुए। वैदिक सिविलाइजेशन से थोड़ा सा आगे निकलोगे तो एंशियंट हिस्ट्री के कुछ रूलर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि यहीं पर टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ आपके सिकंदर के आगमन का। सिकंदर जिसको बोला जाता है विश्व विजेता, लेकिन उसका ख्वाब ही रह गया, लेकिन उसने पूरे भारत को खोजने की या पूरे भारत को जीतने की, भारत तो छोड़ो पूरे विश्व को जीतने वाला एक अहंकारी इंसान माना जाता था, जिसको घमंड था कि सिर्फ पूरे विश्व को मैं ही जीत सकता हूं और कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, एक और चीज, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। आप कर सकते हो, दिस इज योर कॉन्फिडेंस। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। बस जहां पर ओनली वर्ड यूज करके अगर आप उस चीज को संबोधित करते हो, आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो। सिकंदर की भी बस यही गलती थी, उसने लिए अपने लिए उसने सिर्फ ओनली वर्ड यूज किया कि पूरे विश्व को सिर्फ मैं ही जीत सकता हूं। इसी वजह से पूरे विश्व से तो हाथ धोया ही धोया और पूरी दुनिया से के सामने अपनी बेइज्जती अलग करवाई इस बंदे ने। सिकंदर, आपको पता होगा, पूरा जितना भी साम्राज्य जीता, बाद में उसने अपने दूत सेल्यूकस निकेटर को सारी चीजें सौंप कर चला गया था। तो वैसी कंडीशंस थी कि ऐसा बताते थे कि सिकंदर जो इकलौता एक रूलर था, ये विदेशी शक्ति थी। विदेशी शक्ति का मतलब होता है सर, ऐसी शक्ति जो ईरान की तरफ से बढ़ रही थी भारत की ओर, ईरान की तरफ से भारत की ओर बढ़ रही थी। तो आपको पता होगा इस एरिया के अंदर एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था गंधार। 16 महाजनपदों की बात करें तो 16 महाजनपदों में एक जनपद पड़ता था गंधार, जिसमें आपकी एक सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था तक्षशिला। इसी तक्षशिला के एक प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य जो थे ये काफी ज्यादा जाने माने और एक ऐसे प्रधानमंत्री, एक ऐसी चालाकी वाला इंसान माना जाता था। इन्हीं को कौटिल्य, इन्हीं को चाणक्य और इन्हीं को एक तरीके से कह सकते हो सर क्या, इज द फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट। यानी कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब कि एक ऐसी इकोनॉमिक्स या ऐसी एक अर्थशास्त्र जिसको राजनीति के संबोधित से किया जाता है। ऐसी इकोनॉमिक्स जो एक नेशनल इनकम के बारे में नहीं बताती, ये पॉलिटिक्स के बारे में बताती है। ऐसी इकोनॉमिक्स का उल्लेख करने वाले कौन माने गए सर? चाणक्य। ठीक है जी बच्चों, तो ऐसा बताते थे जो चाणक्य थे वो प्रोफेसर हुआ करते थे तक्षशिला के। गंधार में यूनिवर्सिटी थी और चाणक्य एक ऐसे इंसान थे जो अपने भारत को बचाने के लिए ये कई सारी रणनीतियों को अपनाते थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारे भारत के ऊपर किसी विदेशी शक्ति का आक्रमण हो, यानी फॉरेन पावर का अटैक हमारे इंडिया पे हो। और सिकंदर ठहरा ईरान का। सिकंदर कहां का ठहरा सर? ईरान का। तो ऐसा बताते थे कि सिकंदर जो था, जब ये ईरानी शक्तियों का प्रयोग होना शुरू हुआ भारत पे, तो थोड़ा सा डर पैदा हुआ किसके अंदर? चाणक्य के अंदर। चाणक्य ने सोचा कि अगर ईरानी शक्तियां भारत में पहुंच जाएंगी तो फिर हमारे भारत का विस्तार धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। हो सकता है कि हमारा भारत फिर से टूट बिखर जाए। उस समय ऐसा बताते थे कि पंजाब के टाइम पीरियड में यहां पर एक रूलर हुआ करता था पंजाब का, जिसका नाम था पोरस। तो पंजाब से ही एक रिलेटेड हिस्ट्री है। पंजाब का एक रूलर भी हुआ करता था पोरस नाम का। और ऐसा बताते थे कि पूरे के पूरे इस मगध डायनेस्टी पे रूल करने वाला उस समय का राजा था धनानंद। बड़ा गंदा और बदतमीज किस्म का राजा था ये। ठीक है जी, तो आपको बता दूं नंद डायनेस्टी से बिलोंग करता था और लास्ट रूलर था धनानंद। सर कौन से? मगध डायनेस्टी में। मगध डायनेस्टी में चलने वाले टोटल 4 वंश थे, जिनको याद करने की ट्रिक होती है हसना मना है। हसना मना है। तो हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग, नंद और मौर्य ऐसे चलती थी। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। तो इसी नंद डायनेस्टी का एक लास्ट रूलर था जिसका नाम था धनानंद। और ये चारों डायनेस्टी चलती थी मगध के अंदर। मगध एक जगह पड़ती थी यूपी और बिहार के बॉर्डर पे। तो इसी वजह से उसी नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था धनानंद। बहुत ही महागंदा और बदतमीज किस्म का राजा था,
जब इनको पता लगा चाणक्य को कि विदेशी शक्ति अटैक करने वाली है, तो इन्होंने जाकर धनानंद से हाथ मिलाने की कोशिश की और कहा कि तुम्हारे मगध में तुम्हारे पास ही सबसे ज्यादा पावर है, जो ईरानी शक्तियों से तुम अपने देश को बचा सकते हो। तो धनानंद ने उल्टा बेइज्जती कर दी थी किसकी सर? धनानंद ने उल्टा उल्टा सीधा बोल दिया चाणक्य को, और चाणक्य गुस्से में आके अपनी चोटी खोल के बोलते हैं कि ये चोटी उसी दिन बांधूंगा जिस दिन मैं तेरे को पूरी तरीके से मगध साम्राज्य के रूलर से या राजा से हटा दूंगा। तूने मेरी बेइज्जती करी है, इतने लोगों के सामने तूने मेरे को नीचे गिराने की कोशिश की। अब इस चोटी का तो टाइप तभी होगा या बंदे की तभी जब मैं तुझे लोगों के सामने नीचे गिराऊंगा, तुझे बेइज्जती का एहसास कराऊंगा, तब तुझे पता लगेगा कि तूने किस बंदे से पंगा लिया है। धनानंद ने ऐसी बातें बोलने के बाद उसको भगा दिया। तो चाणक्य बेचारे नाराज होके जा रहे थे। तो यहीं पर मध्य प्रदेश के अवंती के पास ऐसा बताते हैं, उन्होंने एक बच्चे को खेलते हुए देखा। वो बच्चा बड़ा माइंड टेक्निक यूज करके लोगों को मैनेज कर रहा था। उस गेम के अंदर एक बच्चा खेल रहा था कई सारे बच्चों के साथ। तो ऐसा देखा कि एक बंदा है जो सुपरवाइज कर रहा है सभी बच्चों को, कैसे खेलना है, किस तरीके से अपने आप को बचाना है, गेम में किस तरीके से खेलना है और किस तरीके से दुश्मन से बचना है। बहुत अच्छा सुपरवाइज कर रहा था। तो चाणक्य जब धनानंद के पास से निकल के जब इसी रास्ते से जब जा रहे थे इधर को, तो वो मध्य प्रदेश के इलाके अवंती तक पहुंचने के बाद जब वो बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वो कहते हैं यार ये मतलब बड़ा शार्प माइंडेड बच्चा है, इसको मतलब हर एक टेक्निक के बारे में पता है। तो वहीं से चाणक्य को एक आइडिया आता है कि यार ये बंदे को अगर मैं अपने साथ रख लूं तो मैं घनानंद को हरा सकता हूं। जो मैंने उससे वादा किया है कि उसका सर नीचे करूंगा सबके सामने, तो ये बच्चा वही कर सकता है मेरे लिए। उन्होंने क्या किया था, वो वही बच्चा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसी बच्चे का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इन्होंने क्या किया था, 8 करशापण में इनकी मम्मी मूरा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मम्मी का नाम मूरा था, उनकी मम्मी से 8 करशापण में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद कर लेकर गए और ट्रेंड किया अच्छा खासा। और इतना बढ़िया ट्रेंड किया कि उसने धनानंद को हटा के उसकी हत्या करके उसको नीचे गिरा के मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हमारे इतिहास में पंजाब से रिलेटेड एक मौर्य डायनेस्टी भी इंक्लूडेड होती है। मौर्य ने अपनी पावर बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली। ऐसा बताते हैं कि सिकंदर वो राजा था जिसने भारत में एंट्री करने के साथ साथ यहां से एंटर भी हो गया। वो एंटर करते करते उसने रावी नदी को तट को क्रॉस करके उसने पोरस से लड़ाई की, एंट्री मारी 325 बीसी के अंदर, 326 बीसी के अंदर, 326 बीसी के अंदर इस बंदे ने एंट्री मारी। 326 बीसी में उसने क्या किया सर, इसने एंट्री मारी। किसने सर? सिकंदर ने। एंट्री मारने के बाद ऐसा बताते हैं कि इसकी लड़ाई भी हुई किसके साथ सर? सिकंदर वर्सेस पोरस के साथ। और सिकंदर पोरस के बीच में जब लड़ाई हुई तो पोरस को हरा दिया था किसने? सिकंदर ने। सिकंदर ने जब पोरस को हरा दिया तो सिकंदर की एक वाइफ थी जिसका नाम था रेक्सोना। साबुन सुना है आप लोगों ने? एक साबुन का नाम भी है रेक्सोना। सिकंदर की वाइफ का नाम भी रेक्सोना था। रेक्सोना ऐसे करके खड़ी थी बेचारी, ऐसे करके ऐसे खड़ी थी। और बल्कि बगल में कौन खड़ा था? सिकंदर खड़ा था। सिकंदर खड़ा था। तो और उसके जस्ट सामने पोरस ऐसे लटका हुआ था, ऐसे करके ऐसे लटका हुआ था। तो सिकंदर ऐसे, उसकी वाइफ रेक्सोना देख के ऐसे करती है, ऐसे कर रही थी। तो सिकंदर को थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार मेरी वाइफ और इसका कुछ आमना सामना कुछ चल तो नहीं रहा। तो इस इनसिक्योरिटी को लेके उसको काफी ज्यादा फील हुआ कि मेरी वाइफ कहीं इसके साथ ना निकल जाए। तो उसको गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, इन दोनों की आपस की राखी बंधवा दी। तो ऐसा भी हुआ था किसके टाइम पीरियड में सर? पोरस और सिकंदर के टाइम पीरियड के साथ। तो ऐसी कंडीशंस होने के बाद ऐसा बताते हैं कि ये टाइम वक्त रहा था सर सिकंदर के टाइम पीरियड का। यहाँ पर सिकंदर की भी मुलाकात एक तरीके से पंजाब के ऊपर थोड़ा सा सिंहासन को टाइट करने के लिए हुआ। उसी के बाद फिर सिकंदर और जब इनका किस्सा खत्म हुआ तब यहाँ पर डायनेस्टी बनाई थी मौर्यन एम्पायर ने। धनानंद को हटाकर पूरा का पूरा साम्राज्य मौर्यन एम्पायर के अंडर में आ गया। मौर्य ने इतनी आपको पावर दे दी थी कि उसने पूरे के पूरे आधे से ज्यादा एरिया को, इतना हिस्से को पूरी तरीके से क्या कर लिया, अपनी गिरफ्त में कर लिया। मौर्य अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान भी मानता था और सबसे ज्यादा पावरफुल था भी। तो ऐसा बताते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक बार क्या होगी, लड़ाई होगी। क्योंकि सिकंदर तो एक बार हार गया था किससे सर? सिकंदर लास्टली में हार जाता है और सारा का सारा
जितना भी जीता हुआ सारा साम्राज्य होता है वो 305 बीसी के अंदर 305 बीसी के अंदर वो पूरी तरीके से अपने एक दूत सेल्यूकस निकेटर को सौंप के चला जाता है। कहता है बेटे देख, ये सारी संपत्ति मैं तुझे सौंप के जा रहा हूं और तू जिस तरीके से रखना चाहता है तो रख। आज से मेरा जो सपना था वो पूरी तरीके से चूर चूर हो चुका है और मैं इस सपने में कभी नहीं आऊंगा। ये चला जाता है नाराज होके, तो सेल्यूकस निकेटर पूरे के पूरे आधे से ज्यादा साम्राज्य को संभालता है। 305 बीसी के अंदर ही, उस समय में मैंने आपको बताया था जब सिकंदर चला गया तो पूरे के पूरे भारत पे घनानंद की जगह इसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य आ चुके थे, सीजीएम। चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है इसी बंदे से, सिकंदर के दूत से, सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 बीसी के अंदर। और लड़ाई होती है किसके बीच सर? सीजीएम वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। हारता कौन है? सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। हारने के बाद ही विदेशी लोग बड़े अजीब से होते थे, बड़े हंसते थे ऐसे करके, अच्छा हंसने लग गए। चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि यार ये हारने के बाद हंस रहा है बंदा, किस बात से हंस रहा है। उन्होंने कहा महाराज कोई दिक्कत? आप हार गए फिर भी हंस रहे? कहते हारा नहीं हूं मैं तो हार के भी जीत गया हूं मैं तो। उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ एक संधि करना चाहता हूँ, एक समझौता, अगर आप बुरा ना माने तो। उन्होंने कहा क्या समझौता करना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी को आपके साथ शादी करवाना चाहता हूँ आपके साथ। उन्होंने कहा आपकी बेटी से मैं शादी करूं? कहते हैं हाँ आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रधानमंत्री चाणक्य को बहुत मानते थे, क्योंकि ट्रेनिंग देने वाला बंदा तो वही था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रधानमंत्री, अपने राजा से, या अपने जिनको मैं मानता हूं अपने गुरु से पूछ के बताऊंगा। अपने गुरु के सामने वो फरमाइश रखी कि महाराज सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का दूत मेरे से पूरी तरीके से हारा, लेकिन वो अपनी बेटी का प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव मेरे से करना चाहता है। वो कहता है मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ, क्या करूं महाराज आप मुझे बताइए। तो कौटिल्य एक ही बात कहते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि अगर स्त्री के वस्त्र में रहोगे तो तुम अपने साम्राज्य को खो बैठोगे। और उन्होंने एक बात बोली कि अगर तुम विदेशी लड़की के साथ शादी करोगे तो तुरंत क्या उसी समय साम्राज्य खो बैठोगे। उन्होंने एक और बात बोली, उन्होंने कहा साफ साफ शब्दों में, उन्होंने कहा अगर देख विदेशी लड़की से शादी करेगा तो ये बात याद रखना कि इससे कोई संतान तुझे पैदा हुई तो सीधी सी बात है वो साम्राज्य की गद्दी पे नहीं बैठेगी। अगर तू इस शर्तों को मानता है तो जा विदेशी से शादी कर ले, मैं छूट देता हूं इस चीज की। लेकिन अगर कोई संतान पैदा हुई तो वो सिंहासन पे नहीं बैठेगी। इन्होंने इनकी बात मानी और जाके हेलेना से, कार्नेलिया जो कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, उसी से जाके शादी कर ली। और उन्हीं से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था जस्टिन। और उस बंदे की लात या उनकी, वो बेचारा जस्टिन वो नहीं बैठ सकता था क्योंकि एक्चुअल में वादा कर चुके थे किससे? कौटिल्य से। कहा था ठीक है मैं वादा करता हूं कि ये कभी नहीं बैठेगा, और उसको मना करके चले गए। आगे की बात देखो क्या हुआ। तो फिर ये सारी कंडीशन हुई और सबसे बड़ी बात थी कि चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट में कई सारी चीजें मिली हारने के बाद। क्योंकि जब हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस निकेटर को हराया तो हराने के बाद उसे हेरात, कामरान, काबुल व कंधार, ये 3 चीजें 4 चीजें किसने दी थी? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को थमा दी पूरी तरीके से। और अपना एक दूत भी भेज दिया, मैगस्थनीज, कहते हैं ले जाओ इसको भी। मैगस्थनीज जाता है, पूरे शासनकाल को देखता है पाटलिपुत्र के, वो एक इंडिका किताब में लिखनी शुरू कर देता है। कहता है अरे वाह महाराज तो काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तो इनकी तो सुरक्षा भी लेडीज करती हैं, इनके तो पंछी भी पूरी तरीके से क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। इनके तो बॉडीगार्ड भी खाना खाने से पहले खुद खाना खा के चेक करते हैं। कम से कम ना जाने कितने ऋतुओं के लिए तो 500 महल बना रखे इन्होंने। वो सारी घटना पाटलिपुत्र के बारे में किसमें लिखी? इंडिका में लिख दी थी इन्होंने। उसी के बाद धीरे धीरे साम्राज्य थोड़ा थोड़ा और विस्तारित होने लगा। तो यहीं से आगमन किया 712 ईडी के अंदर। 712 ईडी के अंदर इसी रास्ते से आया कौन सर? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने एंट्री मारी और ये खैबर दर्रे से भारत के अंदर घुसा। खैबर दर्रे से भारत में घुसा तो ऐसा बताते हैं इसने भारत में पहली बार जजिया टैक्स इंपोज किया और इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। इस्लाम धर्म को लाने वाला पहला बंदा था सर मोहम्मद बिन कासिम। इसी के बाद इसकी शक्तियों को कमजोर करके भारत में एंट्री मारी इसी के बाद किसने सर? महमूद गजनवी ने। उसने भी इसी रास्ते से एंट्री मारी और यहीं से पंजाब के रास्ते से भारत में घुसा। और घुसने के बाद उसने सोमनाथ टेम्पल जैसे कई सारे मंदिरों को हानि पहुंचाई, अटैक्स किए, तोड़े फोड़े और वहां से संपत्ति लूट के फरार हो गया। फरार होने के बाद हर जगह पे हर जगह मंदिरों की जगह मस्जिद की स्थापना करके चला जाता था। इसी के बाद थोड़ी सी कमजोर शक्तियां इसकी हुई तो इसके बाद आया कौन शासन में सर? मोहम्मद गौरी आया।
मोहम्मद गौरी ने शासन को बढ़ाने के लिए उसने भी क्या किया, इसी खैबर दर्रे और गोमल दर्रे से भारत में एंट्री करते थे और सभी लोग पंजाब और हरियाणा के रास्ते से भारत में घुसते थे। मोहम्मद गौरी की आदत थी कि उसने मुल्तान पे अटैक किया। मुल्तान के बाद उसका शासन बना किस पे सर, गुजरात पे। उसने सोचा कि गुजरात में अटैक करके इस गुजरात को भी अपने हित में कर लूंगा, लेकिन इसकी किस्मत इतनी फूटी थी कि यहाँ से मिल गए इसको चालुक्य डायनेस्टी के रूलर, और उन चालुक्य डायनेस्टी के रूलर यानी कि भीम फर्स्ट और भीम सेकंड ने इसको इतनी गंदी तरीके से मारा कि इसकी हड्डियां दो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ये हड्डियां बिखेरता हुआ, पलटता हुआ, भागता फिरा और यहाँ पहुंच गया बेचारा कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर कह रहा हूँ सॉरी, माउंट आबू जिले में। माउंट आबू से खींच के दोबारा लेके आ गए चालुक्य डायनेस्टी के रूलर और कहा कि इसको मारो, गंदा मारो, ऐसा मारो कि ये दोबारा कभी हम पे अटैक ना करे। गुलाम बना लिया अगले को। कहता है महाराज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, अगली बार से नहीं करूंगा, मेरे से गलती हो गई। कहते गलती तो कई बार किसी से भी हो जाती है, तुझसे तो अब जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। बेचारे को छोड़ा और इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने गलती मानने की बजाय पंजाब और सिंध के एरिया पे जाके कब्जा करके बैठ गया। थोड़े खतरनाक किस्म के इंसान थे। ऐसी साम्राज्य बढ़ता गया बढ़ता गया। मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों के बारे में सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज कुबाचा, बख्तियार खिलजी। तो ये कुछ 4 गुलाम थे, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसमें चलने वाले 5 वंश थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। जी के तो सरल लगती है। दिल्ली सल्तनत में चलने वाले 5 वंश आए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। लोधी वंश की जैसी एंड हुई तो लोधी वंश के टाइम पीरियड में ही, लोधी वंश के एंड टाइम पीरियड में ही 14th सेंचुरी के अंदर यानी 14वीं शताब्दी के अंदर सिख धर्म की स्थापना होनी शुरू हुई। ऐसा बताते थे मुगलों के यानी कि बाबर और वहां के सिकंदर लोदी के समय काल के अंदर ही एक नए धर्म का विस्तार होना शुरू हुआ जिसका नाम था सिख धर्म। एक नए धर्म का विस्तार हुआ जिसका नाम था सिख धर्म। तो ऐसा बताते थे कि उस समय के हिंदूज और एक तरीके से जो मुस्लिम्स थे, उस समय के हिंदूज के ऊपर जो मुस्लिमों का अटैक होना शुरू हुआ, प्रताड़ित करते थे, जो मुगल्स लोग उन्हें हिंदूज को प्रताड़ित करते थे, तो एक नया धर्म बनना शुरू हुआ जिसका नाम था मुस्लिम रिलीजन। लोगों ने अपने मुस्लिम और इस्लाम रिलीजन से और हिंदू रिलीजन से कुछ ऐसे बंदे जो क्या हुए, कन्वर्ट कर कर किसमें घुस गए, सिखिज्म में आ गए। तो उस समय धीरे धीरे एक नए धर्म का विस्तार उबल रहा था, ये कह सकते हो एक तरीके से उतार चढ़ाव में सबसे ऊपर बढ़ रहा था और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था एक नया धर्म जिसका नाम था सिख धर्म। और उस सिख धर्म की स्थापना हुई सर कम 1507 में, 1507 में। सिख कौन से गुरु सर? सिखों के गुरु नानक देव जी द्वारा इसकी स्थापना की गई। गुरु नानक देव जी, ये वही गुरु नानक देव जी हैं जिनका जन्म 1469 के अंदर तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। आज के हिसाब से तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय भारत का हिस्सा हुआ था। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ और इन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी 1507 में। उस समय भारत का राजा बाबर हुआ करता था और एक तरीके से सिकंदर लोधी हुआ करता था, जो लोधी डायनेस्टी का रूलर था। इसी के बाद सिख धर्म की बात करें तो इन्हीं के बाद जो अगले गुरु बने, इन्होंने ही गुरु नानक देव जी ने क्या किया था सर? गुरु नानक देव जी ने ही क्या किया था? लंगर की शुरुआत की थी। और इस लंगर की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने करतार सिंह कॉरिडोर से की थी। करतार सिंह कॉरिडोर, बच्चों आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आपका गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान के अंडर में पड़ता है, आज भी करंट में पाकिस्तान में है। पहले इसके ऊपर ऐसी काफी ज्यादा बातें उछली थी कि इस कॉरिडोर में भारतीय सिखों को अलाउड नहीं है, लेकिन 2019 के बाद इसमें भारतीय सिखों को एक अनुमति मिल गई कि वो वहां पर जाके गुरुओं की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा बताते थे कि हमारे सिखों धर्म के टोटल 10 गुरु आए, जिनको याद करने की ट्रिक होनी चाहिए नारा हरा तय जी का। ना से आए आपके गुरु नानक देव जी आए और इनका रूलिंग टाइम रहा सर 1507 से लेके 1539 तक। 1507 से लेके 1539 तक एक सिख धर्म के संस्थापक जिनका नाम रहा गुरु नानक देव जी, इन्होंने ही क्या किया, मैंने बताया, सिख धर्म की स्थापना करी, करतार सिंह कॉरिडोर के अंदर लंगर की शुरुआत करी। इसी के बाद 1539 से लेकर 1552 तक आए गुरु अंगद देव जी। यही गुरु अंगद देव जी को लहना के नाम से जानते हैं और इन्होंने ही क्या किया था,
जो लंगर की शुरुआत करने वाले गुरु नानक देव जी थे, इन्होंने उस लंगर को क्या कर दिया, परमानेंट स्थायी कर दिया बच्चों। परमानेंट स्थायी करने वाले जो गुरु माने गए वो गुरु अंगद देव जी माने गए। इसी के बाद आए सर 1552 से लेके 1575 तक गुरु अमरदास जी। ऐसा बताते थे कि गुरु अमरदास जी की एक बेटी थी जिनका नाम था बीबी भान। बीबी भान नाम था, तो ऐसा बताते थे कि बीबी भान जी की शादी हो गई थी गुरु रामदास जी के साथ। और ऐसा बताते थे कि गुरु अमरदास जी की बेटी की गुरु अमरदास जी की जो यारी दोस्ती सबसे अच्छी ज्यादा थी वो मुगलों के एक राजा अकबर के साथ थी। और अकबर ने खुशी से अपनी खुशी से इन्होंने क्या किया था, 500 बीघा जमीन दी थी किसको, अमरदास जी की बेटी को, बीबी भान को। यही 500 बीघा जमीन जब रामदास जी के साथ शादी हुई, गुरु रामदास जी के साथ शादी हुई किसकी सर, बीबी भान की, तो 500 बीघा जमीन गुरु रामदास जी के हाथ में चली गई। और इन्होंने एक नए शहर की स्थापना की जिसका नाम था रामदासपुर। एक नए शहर की स्थापना करी जिसका नाम था रामदासपुर। यही 1575 से लेकर 1561 तक इनका रूलिंग टाइम रहेगा। और इसी के बाद आएंगे 1561 से लेकर सर 1561 से नहीं, सॉरी 61 कह रहा हूं, 1581 से लेकर 1606 तक आएंगे आपके सिखों के पांचवें गुरु जिनका नाम होगा सर अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी, इन्हीं सिख धर्म के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि गुरु रामदास जी के बाद इन्होंने जो रामदासपुर की स्थापना करी थी, इनके जो बेटे थे बीबी भान जी और रामदास जी के जो बेटे थे उन्हीं का नाम था सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी। और इन्हीं अर्जुन देव जी ने क्या काम किया बच्चों, इन्हीं अर्जुन देव जी ने, देखो बड़े ध्यान से सुनना, इन्हीं अर्जुन देव जी ने क्या काम कर दिया कि ये सपोर्ट करने लग गए एक जहांगीर के पुत्र को जिसका नाम था क्या सर, खुसरो शाह। ये खुसरो जो था, ऐसा बताते थे कि ये दिल्ली छोड़कर पंजाब की ओर मूव कर गया था। और इनको संरक्षण दिया था किसने, अर्जुन देव जी ने दिया। यही बात पता लगी जब जहांगीर को, तो जहांगीर जो था ऐसा बंदा था जो अपने बेटे से भी चिढ़ता था और जो अपने इसके बेटे को सपोर्ट करता था उससे भी चिढ़ता था। तो ऐसा बताया गया कि अर्जुन देव जी इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो इसी चलते क्या हुआ, जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी, अर्जुन देव जी को मार दिया था। और ऐसा बताते थे इन्हीं अर्जुन देव जी ने 1604 के अंदर गोल्डन टेम्पल की स्थापना की थी। गोल्डन टेम्पल बच्चों, गोल्डन टेम्पल की स्थापना 1604 में किसने की थी सर, गुरु अर्जुन देव जी ने। और दूसरी बात, इन्होंने ही रामदासपुर जी का या रामदासपुर का नाम बदलकर इस शहर को अमृत सरोवर के पास देखा था, तो इन्होंने इसका नाम अमृत सरोवर से निकालकर अमृतसर कर दिया था रामदासपुर का नाम। वो कौन थे सर, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी माने गए। और इसी के बाद सिखों के धर्म के छठे गुरु जिनका नाम था सर हरगोविंद जी। हरगोविंद जी जो थे ये इनके पुत्र थे किसके सर, अर्जुन देव जी के। तो इन्हें जब पता लगा कि मेरे पिताजी की हत्या करने वाले मुगल्स थे, तो इनका गुस्सा काफी ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। और इनको ऐसा लगा कि मुगलों से लड़ने की जरूरत हमें बहुत तेजी से है। तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को हमेशा एक सैन्य वेशभूषा, एक मिलिट्री फॉर्म में रखते थे, ताकि हमें लड़ने के लिए पैसों की नहीं, लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो अपने अंदर सिखों को लड़ाका बनाने की भावना रखने वाले गुरु गोविंद जी या गुरु हरगोविंद जी थे, जो कि सिखों के छठे गुरु माने गए। इन्हीं के बाद आए गुरु हरिराय जी। हरिराय जी आए। ऐसा बताते थे कि इनके साथ भी बुरा सलूक किया था किसने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने। तो इनके साथ क्या, इनके बेटे के साथ बुरा सलूक किया था जिनका नाम था रामराय जी। और रामराय जी ने क्या किया था, एक सिख धर्म को, या कह सकते हो मुगल्स को खुश करने के लिए उन्होंने सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहिब को एक गलत ढंग से पढ़ दिया, जिस चीज का बुरा हरिराय जी को लगा। और इन्होंने अपने बड़े बेटे रामराय जी का नाम हटाकर गुरु के पद से छोटे बेटे जिनका नाम था गुरु हरिकृष्ण जी, उनको प्रोवाइड कर दिया। और इसी की वजह से इन्हें बाल गुरु का दर्जा दिया गया, क्योंकि इनकी जो उम्र थी महज सिर्फ 5 साल की थी। और 5 साल की उम्र के बाद ही ऐसा बताते हैं कि इनको चिकन पॉक्स से इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, यानी कि चिकन पॉक्स से इनकी डेथ हो गई थी। उसी के बाद आपके सिखों के 7वें गुरु आए, 9वें गुरु जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। ऐसा बताते थे कि इनसे जबरदस्ती क्या कर रहे थे सर, औरंगजेब एक रूलर था जो इनसे जबरदस्ती इनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने मना किया। और मना करने के बजाय ये चीज उसको पसंद नहीं आई, तो इसने क्या किया, इनका बीचों बीच दिल्ली में शीश काट के बीचों बीच लटका दिया था। और इसी वजह से इनके लिए एक शीशगंज का गुरुद्वारा तैयार किया गया चांदनी चौक के अंदर। वो शीशगंज का गुरुद्वारा इसलिए बनाया गया क्योंकि
औरंगजेब ने, मुगलों के एक राजा ने सबसे बुरा व्यवहार किया था सिख धर्म के इन्हीं गुरु के साथ, जिसकी वजह से उन्होंने इनके शीश काट के, ऐसा बताते थे कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश काट के बीचों बीच लटका दिया था। और इसी वजह से ऐसा बताते हैं कि वहां पर शीशगंज का गुरुद्वारा बनाया गया। लास्ट और आखिरी गुरु आए सिखों के 10वें गुरु, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना करी। और इन्हीं का जन्म होता है सर आपका पटना साहिब में, और इनकी डेथ होती है नांदेड़ साहिब, हुजूर साहिब नांदेड़, यानी कि महाराष्ट्र में। और यही है जो गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने एक बात बोली थी, चिड़िया से बाज अड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा। तो वही गुरु गोविंद सिंह जी के अलावा ऐसा बताते थे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने यही बातों को लेकर एक बहुत लंबी सी एक लाइन बोली थी, जो एक सिख धर्म की वीरता को संबोधित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें इन्हीं के बाद बताई गई। और गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो अगले आखिरी गुरु माने गए, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को माना गया। तो ऐसा बताते हैं कि सिख धर्म के कुल 10 गुरु थे, और इन्हीं के बारे में, इनके बारे में बताया गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ पंजाब के बारे में काफी एंटरटेनमेंट और अच्छे लेवल पे नॉलेज मिली होगी। कोशिश करना इस चीज को ज्यादा प्रमोट करने की। ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जिससे आपको चंडीगढ़ पुलिस और बहुत सारे अदर्स गवर्नमेंट जॉब्स में आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए अंदाज में। ठीक है जी, सभी को नमस्कार।